एक बार बच्चा एक ड्रॉप में निकाल लेता है और बहुत सारे बच्चों को टाइम लगता है। बेसिक डिफरेंस क्या आता है? आपको ये लगता है कि मैम हम 1 साल का ड्रॉप तो ले रहे हैं, आसानी से हो जाएगा, इतना क्या तोब है नीट 2027। वो सारे बच्चे जो ऑलरेडी 3 महीना पढ़ चुके हैं और आप क्या अक्टूबर में जगोगे, सितंबर में जगोगे? अगर आप अपना 1 साल दे रहे हो तो बहुत जम के तैयारी करो, बिल्कुल सीरियस रहो, एक टाइम टेबल बना लो। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2027 को आप टारगेट करने वाले हो। बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप सब अवेयर हो कंपटीशन के बारे में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, 22 से 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। क्या सबको सिलेक्शन मिलता है? बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल। लेकिन फिर कहां कहां गलती रह जाती है कि एक बार बच्चा एक ड्रॉप में निकाल लेता है और बहुत सारे बच्चों को टाइम लगता है। बेसिक डिफरेंस क्या आता है? ठीक है, क्योंकि सिलेबस वही है, सारे टीचर्स पढ़ाने वाले अच्छे हैं, ठीक है, तो कमी कहां पड़ रही है? तो ये चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा लेट जगते हैं। लेट जगने का मतलब है कि देखो बहुत सारे बच्चों ने रीनीट दिया होगा, ठीक है, लेकिन बच्चे अवेयर थे कि उनके 200-250 नंबर बन रहे हैं, 300 नंबर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वेट करा और वो 1.5-2 महीने के बाद एडमिशन लेने आए, ठीक है। ये आज की कहानी नहीं है बेटा, हम भी क्लासेस के अंदर देखते हैं कि बच्चा पहले ही वीक है लेकिन उसने पता नहीं किस मतलब वे में 2 महीने निकाल दी कि 2 महीने के बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। उन्हें यह लगता है कि हम 1 साल का ड्रॉप तो ले ही रहे हैं ना, 1 साल का ड्रॉप बहुत है, 1 साल में तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कमी कहां पर आ रही है? तो देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो जगते हैं आपके कहां पर? अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में आके जगते हैं, वो सितंबर में आके जगते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, आपके पास वैसे अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये सोचो कि आपका 11th है और 12th, ठीक है, 11th और 12th दोनों के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये पढ़नी है, ठीक है। आपको ये लगता है कि मैम हम 1 साल का ड्रॉप तो ले रहे हैं, आसानी से हो जाएगा, इतना क्या तोब है नीट 2027। तो बेटा उनसे पूछ के देखो जिसने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी और उनका थोड़ा सा लक थोड़ा सा खराब था, आप ये कह लो, जिनका मतलब सिलेक्शन 5 या 10 नंबर के अंदर रह गया, वो बताएंगे कि प्रिपरेशन कितनी कड़ी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगती है। तो सबसे पहले बेटा 11th और 12th आपको पढ़नी है। आपका अगर मैं एग्जाम की बात करूं कि अभी वाला जो एग्जाम था अगर सब कुछ सही रहा होता तो 3rd में नीट आपका हुआ था, लेकिन रीनीट हुआ, एक वो अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर मैं मान के चलूं तो आपका जो एग्जाम है वो कब होता है भाई? अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है, अप्रैल एंड या फिर मई। हम ये एक टेंटेटिव मंथ हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आपको जो अपना जो सिलेबस है ना, जितना भी 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट है आपको पता है कब कर लेने चाहिए? आपको सही से अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपका जो दिसंबर तक आप अपना सिलेबस निपटा लो। सिलेबस निपटा लो, इसके अंदर क्या क्या आएगा? आपकी सारी की सारी थ्योरी आएगी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। एक बार कम से कम 1 या 2 बार आपको एनसीईआरटी रीड होनी चाहिए, जो क्लास टीचर कराता है वो, डीपीपी, ये सारी की सारी चीज तो आपकी दिसंबर तक हो जानी चाहिए। अब आप बच्चे एडमिशन लेते हैं कब? अक्टूबर में। उनको लगता है अरे नीट भी कोई एग्जाम होता है, चलो हम निकाल लेते हैं, हम पढ़ेंगे तो निकाल लेंगे, अभी तो 6-7 महीने हैं। बेटा अक्टूबर में आप जगते हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्या 3 महीनों के अंदर आप 11th और 12th कर लोगे? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो एडमिशन है भाई अपने 12th के एग्जाम के बाद यानी कि अप्रैल में ही ले लिया, अप्रैल में ले लिया बेटा, मई, जून, ठीक है, जून तो चलो चला ही गया, अप्रैल वाले मतलब 3 महीने तो ऑलरेडी बच्चे पढ़ चुके हैं। 3 महीने के अंदर तो बेटा 12th की अगर मैं बात करूं बायोलॉजी खत्म हो जाती है, ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं 3-3.25 महीने में तो 12th की बायोलॉजी खत्म हो जाती है। अब आप मुझे ये बताओ कि वो सारे बच्चे जो ऑलरेडी 3 महीना पढ़ चुके हैं और आप क्या अक्टूबर में जगोगे, सितंबर में जगोगे कि हाँ भाई एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं? अभी तो आप मार्च, क्योंकि आपने क्या हिसाब लगा लिया, मैम एग्जाम तो हमारा अप्रैल और मई में होना है ना, अक्टूबर तो हमारे पास बहुत टाइम है। अगर बेटा आप सीरियस एस्पिरेंट हो ना, अगर आपको सीरियसली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए अच्छा, तो आपको ये चीज छोड़नी पड़ेगी कि आप अक्टूबर में आ रहे हो और अप्रैल और मई में आप उस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, ठीक है।
आप सही में, अगर आप सही में हैं, अगर आपने अप्रैल में मई में एडमिशन लिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन बेटा अभी भी टाइम है, ठीक है। अभी आप इस अक्टूबर वाली चीज पर मत पहुंचो, अभी भी बेटा जुलाई शुरू हुआ है। अगर आपको कोई बैच मिलता है तो आप फटाक से उसके अंदर आप एडमिशन ले लो, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने में तो आप बहुत ज्यादा कुछ सीख जाओगे, ठीक है। अब मैंने दिसंबर आपको क्यों बोला कि दिसंबर तक आप अपना सिलेबस कर लो? बेटा दिसंबर तक मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल तक तो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो खत्म हो चुका है। इन 3 महीनों में आप जितनी भर के, उतना ज्यादा चांस रहेगा बेटा, जितनी भर के आप प्रैक्टिस करोगे, जितने भर के आप टेस्ट दोगे, ठीक है, इतना तो बेटा आपको करना पड़ेगा कि रगड़ के, ठीक है। इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट करते चलो, क्लास नोट्स करते चलो, एनसीईआरटी करते चलो, मॉड्यूल करते चलो, ये साथ साथ करते चलो, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं होता क्वेश्चन। उसके बाद और आपके जो भी वीकली जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, वीकली नहीं तो 20 दिन में होता है, 14 दिन के अंदर होता है, ठीक है। तो आप उन टेस्ट को देते रहो, उनका एनालिसिस करते रहो। अगर आप ये समझो कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपके पास सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के आपने क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, उनके आपने डीपीपी सोल्व कर रखी है और आप टेस्ट दे चुके हो, तो इसका मतलब आप बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके हो। अभी तो सिर्फ आपने क्या करना है, अभी तो सिर्फ आपने उसके बाद अप्रैल मई तक तो आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो बेटा ये होती है तैयारी, ठीक है। वेट नहीं करना कि मैम अभी तो है हमारे पास टाइम। बेटा हर एक गुजरता हुआ दिन आपको किसके पास लेके जा रहा है? आपको नीट के 2027 के पास लेके जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली कंपटीशन है, मैं इसको मना नहीं करूंगी, लेकिन वो भी बच्चे कम है जो सीरियसली तैयारी करते हैं, ठीक है। तो अपने आप को एक चांस और दो, अच्छे से तैयारी करो। अगर आपके जो नंबर हैं 350 400 के आसपास बन रहे हैं तो आप एक और ट्राई दे सकते हो, ठीक है। लेकिन उस ट्राई में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक बार तैयारी करके देख लेते हैं, एक बार ड्रॉप लेके देख लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो उसकी तैयारी बेटा जम के करो, ठीक है। एक वेल प्लान्ड उसकी आपको तैयारी होनी चाहिए। सारे के सारे जो टीचर्स आपको बताते हैं किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारी ना बैकलॉग हो जाती है, हमारी बैकलॉग हो जाती है, हमने एक लेक्चर नहीं देखा, हमने 2 लेक्चर नहीं देखा। तो आप क्या कंसिडर कर लेते हो? बैकलॉग को कंसिडर कर लेते हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो आप ये बैकलॉग बोल रहे हो, आप ये बैकलॉग किसको कंसिडर कर रहे हो? सही बताना। बैकलॉग आप किसको कंसिडर कर रहे हो कि मैम हमने लेक्चर नहीं देखा, उसको आप बैकलॉग बोलते हो? बेटा मेरे मतलब केस में बेटा ये मैं बैकलॉग नहीं मानती, ठीक है। वो तो है, वो मैं आपकी एक बात रख लेती हूँ कि अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो वो आपकी बैकलॉग के अंदर कंसिडर हो गया वो, ठीक है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो उसको मान ले। लेकिन बेटा अगर मैं सही से बोलूं, ठीक है, अगर एक्चुअली में बैकलॉग कौन कौन सी होती है बेटा, अगर आपने लेक्चर नहीं किया तो बैकलॉग है आपकी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपकी बैकलॉग है। अगर आपने डीपीपी सॉल्व नहीं करी तो आपकी बैकलॉग है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी रीड नहीं करी तो आपकी बैकलॉग है। अगर आपने मॉड्यूल नहीं करा तो आपकी बैकलॉग है। और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आपकी बैकलॉग है। और टेस्ट देने के बाद अगर आपने उसकी एनालिसिस नहीं करी तो बैकलॉग है। और एनालिसिस करने के बाद जो आपका क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है, रॉन्ग जो आपका जो क्वेश्चन है, अगर आपने वापस से जाके अगर उसके नोट्स को पक्का नहीं करा तो आपकी बैकलॉग है। ये सारी चीज आपकी बैकलॉग के अंदर आती है। ये मत सोचना कि मैम लेक्चर कर लिया तो हमारी लेक्चर नहीं करा तो हमारे अभी तक बस बैकलॉग है। एक दिन आपने 2x पे देखा, लेक्चर खत्म, मैम हमारी कोई बैकलॉग नहीं है। जी नहीं, कोई भी चैप्टर अगर आपका हो रहा है, चाहे 11th का, 12th का, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर आपने ये सारी की सारी चीजें नहीं करी, स्पेशली तो मैं ये बायोलॉजी की बात करूंगी बेटा, ठीक है, अगर आपने बायोलॉजी के अंदर अगर ये सारी की सारी चीजें नहीं करी तो आपका बैकलॉग है। इतनी सारी की सारी चीज आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए अप टू दिसंबर। दिसंबर के बाद अगर आपकी, उसके बाद आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, सारी की सारी चीजें आपकी टिप्स पे है। बस उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप भर के टेस्ट दो, भर के उसके एनालिसिस करो, भर के प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, उसके ऊपर आ जाओ। लेकिन दिसंबर तक कब पहुंचोगे? जब आपने तैयारी आपकी अभी शुरू करी होगी। ऐसा नहीं होता कि बेटा आपने कोई क्रैश को, देखो हर क्रैश कोर्स भी आएगा, ऐसी बात नहीं, क्रैश कोर्स भी आएगा जहां पे आपका 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर सिलेबस कराया जाएगा, हर एक चीज आएगी, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे भी आएंगे कि जिसके अंदर हम 2 दिन के अंदर सब कुछ रिवाइज करा दें। लेकिन अगर आप अपना 1 साल दे रहे हो तो बेटा उसको बिल्कुल ऑनेस्टली आपको देना है, ठीक है। तो अगर ऐसा मत करो कि भाई आप अक्टूबर में जाग रहे हो, सितंबर में जाग रहे हो, ठीक है, और फिर आप वेट कर रहे हो कि मैम, फिर आप पता है क्या करते हो, अक्टूबर और
सितंबर में जागने के बाद मैम ये लेक्चर कब खत्म हो जाएगा, मैम ये लेक्चर कितना टाइम लेगा, मैम बताओ ना। हर दूसरे जैसे लेक्चर शुरू हुआ ना, बच्चे ये कमेंट डालना चालू कर देते, मैम कब शुरू होगा, मैम कब खत्म होगा, मैम कब खत्म होगा, नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा। बट ऐसा नहीं करना, उससे क्या होगा, ना तो जल्दी चैप्टर खत्म होगा, ना आपके कॉन्सेप्ट ठीक होंगे। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर में जागने से भला है बेटा, अभी जागो। ठीक है, जुलाई में जागो, और जुलाई में जाके कम से कम अपना जो दिसंबर जो जनवरी है, क्योंकि अभी आपने लेट करा है, अभी आपने भी तो 3 महीना लेट करा है ना, 15-20 दिन तो हमें भी दोगे। तो कम से कम जुलाई में जागने के बाद दिसंबर जनवरी तक अपना जितना ज्यादा सिलेबस हो चुका होता है, जितना ज्यादा सिलेबस है बेटा उतना आप निपटा लो। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में उसमें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको ना ढंग से तैयारी करनी है सारी की सारी चीजों की। ऐसा नहीं करना है कि आप जग कब रहे हो, ठीक है, और फिर मैम सिलेबस जल्दी करा दो, मैम जल्दी से उड़ा दो, मैम आप जेनेटिक्स को 10 दिन में करा दो। फिर ऐसी चीजें नहीं होती। कोई कोई ऐसा चैप्टर होता है जो बहुत ज्यादा डिटेल को मांगता है, ठीक है, जहाँ पे हमें खुद से प्रैक्टिस करानी पड़ती है। कोई जैसे माइक्रोब्स वाला चैप्टर है, बहुत कोई छोटे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। ठीक है, तो अगर आप अपना 1 साल दे रहे हो तो बहुत जम के तैयारी करो, बिल्कुल सीरियस रहो, एक टाइम टेबल बना लो। ठीक है, डेली आपको रिवाइज करो, जैसे कि मैं क्लास में भी देती हूँ। मैंने खुद क्लास में बेटा आपको दिए हुए हैं बना के, कि मैं क्लास में प्रोवाइड करती हूँ कि अभी तक जितने चैप्टर हो गए आपको मैंने एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपने 15 दिन के अंदर दोबारा से रिवाइज करना है। जब आपका 12th का हम लास्ट पे एवोल्यूशन पे पहुंच चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी पे पहुंच चुके हैं, तो आपको डे 1 पे ये रिवाइज करना, डे 2 पे बेटा ये तो मैं क्लास के अंदर ये भी प्रोवाइड कर देती हूँ कि डे 1 के अंदर सिर्फ आपने 2 टॉपिक करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक दिन सिर्फ आप थ्योरी पढ़ोगे, एक दिन सिर्फ आप रिवाइज करोगे। हम तो आपका रिवीजन प्लान तक दे देते हैं। ठीक है, हम आपको सारी की सारी चीजें दे देते हैं, इसके साथ साथ हम आपका रिवीजन प्लान भी देते हैं कि अगर आपका सिलेबस आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब देखो, सिलेबस कवर करने से कोई मतलब नहीं होता कि बस हमने उड़ा दिया खत्म हो गया, उससे नहीं होता सिलेक्शन होता है जो टीचर जब आगे पढ़ा रहा है। ठीक है, जब उसका 5th चैप्टर चल रहा है तो क्या आपको फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर आपके दिमाग में है या नहीं, अगर है तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मेरे को पहले वाला तो आता ही है, अब जो चल रहा है उसको तो मैंने साथ साथ रखा है, और पहले वाला जो रिविजन जो प्लान आपका जो टीचर प्रोवाइड करता है आप उस प्लान के ऊपर स्टिक हो। ठीक है, तो एक वेल प्लान ऑर्गेनाइज्ड, आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान आपको चाहिए, तभी आप कोई टफ कंपटीशन जहां पे बहुत ज्यादा लोग फाइट करते हैं वहां पर आप एकदम स्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो हर एक दिन बेटा आपका जो एग्जाम में पास लेके आ रहा है, मैं फिर से वही बात बोलती हूँ, तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को किसी अच्छे बैच के अंदर एनरोलमेंट कराओ। और अगर आप चाहते हो हमसे पढ़ना, जहां पर आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, लेक्चर प्रोवाइड करे जा रहे हैं, आपको हर लेक्चर के बाद डीपीपी मिल रही है, एनसीईआरटी आपको क्लास के अंदर ही कवर कराई जा रही है, आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी क्लास के अंदर करा दिए जाते हैं, और जो भी आपका जो वीकली जो टेस्ट होता है ना बेटा, उसका अगले दिन आगे टीचर सिलेबस नहीं कराता, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना बायोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी संडे को टेस्ट हुआ, मंडे को आपका कोई भी नेक्स्ट चीज आगे नहीं बढ़ती, आपका 2-2 ढाई घंटे, ठीक है, क्लास जैसे अगर 2 घंटे की होते तो 2.5 घंटे भी लग जाते हैं फिजिक्स में 45 क्वेश्चन सोल्व कराने में, हर एक क्वेश्चन को दोबारा से सोल्व कराने में, केमिस्ट्री को सोल्व कराने में, और बायो के अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो बायो के अंदर बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है उस मंडे को, एनालिसिस, तो मंडे को आपको कोई अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं कराया जाता। और रही बात डाउट की, देखो डाउट के अंदर अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, किसी और टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है, हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो हम आपकी हैबिट बनवा देते हैं कि भाई टेस्ट में बैठो। ऐसा मत सोचो कि मैम एक बार क्या करते हैं हम 6-7 महीने पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब हमारा ये होगा ना सिलेबस खत्म हो जाएगा तब टेस्ट देते हैं। बेटा सिलेबस कभी किसी का पूरा होता ही नहीं। ठीक है, आप किसी भी टॉपर से पूछोगे या फिर किसी ऐसे इंसान से पूछोगे जिसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिया है, कहेगा सिलेबस पूरा होता ही नहीं। सिलेबस कैसे पूरा होगा? अगर आपने बोला मैम मेरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, मैं उसके 100 क्वेश्चन और लाके दे दूंगी आपको, कैसे सिलेबस पूरा होगा? सिलेबस पूरा नहीं होता, आपको टेस्ट में बैठना पड़ेगा। ठीक है, नो मैटर कि आपका सिलेबस हुआ या नहीं, टेस्ट में बैठो, टेस्ट दो, जितना टॉपिक हुआ है उसके क्वेश्चन आपको आने चाहिए, चाहे वो एक टॉपिक क्यों ना हो, चाहे वो 2 टॉपिक क्यों ना हो। ठीक है, चाहे आपकी
केमिस्ट्री वीक क्यों ना हो, बायो वीक क्यों ना हो, चाहे कोई सा सब्जेक्ट है, टेस्ट में बैठो, टेस्ट दो, जो भी टीचर नेक्स्ट डे डिस्कशन कराएगा उसको डिस्कशन को अटेंड करो, उसके बाद जाके खुद पेपर को सोल्व करो। ये होती है एक टेंडेंसी एक अच्छे किसी आप एक अच्छे स्टूडेंट की, ठीक है, एक अच्छे एस्पिरेंट की अगर मैं बात करूं। ऑलराइट, तो ऐसे देखो सपने तो हर कोई देख लेता, सपने तो हर कोई एम्स दिल्ली के देख लेता है ना, तो ऐसी चीजें नहीं होती। एफएमसी के सपने देख लेता है, सपने को क्या है, लेकिन सपनों को जाग के जो मेहनत करता है ना, उसी का सिलेक्शन होता है। और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। आप एक बार डिसाइड कर लो कि आपको अपनी लाइफ के साथ करना क्या है। आप ये चाहते हो कि मैं 4 से 5 साल स्ट्रगल कर लूं, ठीक है, स्ट्रगल इन द सेंस आपके एमबीबीएस मैंने इंक्लूड कर ली है, ठीक है, आप 1 साल तैयारी कर लो, 4-5 साल की आप एमबीबीएस कर लो, उसके बाद आपका सुखी जीवन, या फिर स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि अब आपको रियलाइज नहीं होगा, ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, फीड करने के लिए आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन 4 से 5 साल के बाद आप बड़े हो जाओगे, आपको कमाना पड़ेगा, आपको घर चलाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि यस, पैसा कमाना एक सही तरीके से कितना डिफिकल्ट होता है, एक अच्छी लाइफ बनाना किस तरीके से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अपनी आगे आने वाली लाइफ, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं बनानी है, अभी स्ट्रगल करना है, अभी जुड़ जाना है, और जितना जल्दी हो सके एक बार अपना गोल डिसाइड कर लो बेटा, ठीक है, और बस लग जाओ, और एक नया जोश के साथ, और एक लास्ट चांस के साथ, ठीक है, कि भाई ये लास्ट चांस है, अब की बार डू और डू नॉट एंड देयर इज नो ट्राई। तो मिलते हैं हम अपने सेशंस के अंदर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।